तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी किया है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं आज हम उनको देखेंगे। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, न्यूमेरिकल्स सब हैं, तो हम इनको देखेंगे। इनको कराने का रीज़न ये है ताकि आप एक कॉन्फिडेंस गेन करें कि हाँ, जो आपको पढ़ाया गया है, जो कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपको क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, जिनका एक अलग से लेक्चर लिया गया था, आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एक PDF है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2025 तक के। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी PDF मिल जाएगी ताकि आप भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकें इसको, एंड आपको एक पता भी लग जाए कि आपको आंसर लिखना किस तरीके से। क्योंकि मैं इन जनरल आपको क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है, लेकिन उसको लिखना कैसे, एक रिदम कैसे पकड़नी है, वो आप यहाँ से देखेंगे या फिर आप जो बुक पढ़ रहे हैं आप वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला पूछता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। अब देखो, हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर मुझे किसी सर्किट में पढ़ना, ये देखना है, क्या बोलते हैं, करंट देखना है कि करंट कितना है, तो हम क्या लेते हैं, हम बेसिकली एमीटर लेते हैं। बट जब आप यहाँ पे आंसर देखोगे, आंसर है द गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अभी गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है, लेकिन हमने तो एमीटर पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये भी करंट को डिटेक्ट करता है। एमीटर भी जो है हमारा करंट को डिटेक्ट करता है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एमीटर जो है वो बड़े करंट्स को डिटेक्ट करता है। सपोज़ करो आपके सर्किट में 1 माइक्रो एम्पेयर या फिर 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब जो हमारे एमीटर हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो माइक्रो लेवल पे जाके आपके करंट को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन अगर हमें किसी भी सर्किट में इवन वेरी स्मॉल करंट भी डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, मतलब अगर थोड़ा सा भी है तो वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, तो वो है गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने एक नई चीज़ सीखी है इसमें। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर बी लो और हाई, ये हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है आपको कैसे लिखना है वो यहाँ पे है। मेंशन द कंडीशन अंडर विच अ करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर, ये तो हमने क्वेश्चन आंसर्स में किया था। आंसर क्या है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। फंक्शन बताओ वोल्टमीटर का क्या है, हमें पता है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है अक्रॉस एनी डिवाइस या कुछ, तो हम तब वोल्टमीटर को यूज़ करते हैं। वाई डज़ द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन नॉट ग्लो वाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज। अब ये बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसमें अंदर जो है, या फिर आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लो, इलेक्ट्रिक हीटर है, अब उसकी जो रोड है वो तो गर्म हो जाती है, लेकिन जो वायर है जो स्विच में लगती है वो ग्लो क्यों नहीं करती। रीज़न इज़ जो अंदर की रोड है, जो जिसका फंक्शन ही ग्लो करना है, वो हम किससे बनाते हैं, नाइक्रोम से, एक अलॉय से। अलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसलिए वो ग्लो करती है। लेकिन जो वायर है, स्विच वाली वायर है, वो कंडक्टर से बनी है। अगर कंडक्टर से बनी है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो ग्लो भी नहीं होगी। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। फिर शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं। तो पूछता है पहले तो स्टेट ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हम बता सकते हैं। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। A wire was drawn into a wire of double its length by melting it. If the resistance of the old wire was R, then what is the resistance of the new wire? बोला एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R था, लेकिन हमने उसको मेल्ट करके उसकी लेंथ डबल कर दी, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा। When a wire is doubled by melting, then its length would become double and area of the cross section would be half. मतलब मेल्ट किया आपने तो लेंथ तो बढ़ा दी, लेकिन उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमें बस वही सब यहाँ पे पुट करना और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3। फाइंड द रजिस्टर व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सिंपल है, हमें फॉर्मूला लिखना है। 2 advantages of connecting electrical devices in parallel with source of electricity instead of connecting them in series।
वो बोल रहा है कि हम जो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं वो पैरेलल में करते हैं, उसके दो एडवांटेजेस बताओ। दो एडवांटेजेस ये हैं, एक तो सबको इक्वल सप्लाई मिलेगी 220 वोल्ट्स की। दूसरा एडवांटेज ये है कि सबका अपना अलग अलग स्विच होगा, तो अगर एक ख़राब भी होगा तो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो ये तो ओम्स लॉ बताता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है, इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए। तो अपना सर्किट डायग्राम क्या है, ये रहा। टू VI ग्राफ्स A एंड B फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स आर शोन। तो ये हमें क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है जिसमें टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। गिव रीजन स्टेट विच ग्राफ शोज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आपके पास क्या है, एक VI ग्राफ दे रखे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है, और आपको रेजिस्टर्स फाइंड करने हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो पहले बात तो आप रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, क्या रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, इनका स्लोप लूँगा। अब मेरे को देखते ही एक बात पता चल रही है कि A का स्लोप ज़्यादा है, B का स्लोप कम है। जब A का स्लोप ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, B का स्लोप कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम है। अब सेम तरह के रेजिस्टेंस है और एक को आप सीरीज़ में लगा रहे हो, एक को आप पैरेलल में लगा रहे हो, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सीरीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि A वाला ग्राफ क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए है, और B वाला ग्राफ किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है जी। स्टेट ओम्स लॉ, नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ VI कर्व। भाई VI कर्व के स्लोप से हम क्या फाइंड करते हैं, वो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन SI यूनिट। अब उन्होंने ये ग्राफ दे रखा है और यूनिट्स, अब इसकी उन्होंने हमें क्या है, मेजरमेंट भी दे रखे, तो वो बोला कि भाई उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो SI यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी स्लोप ले लेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक ले लिया और ये 1.5 पे ले लिया, तो ये अपॉन ये क्या आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 0.6 अपॉन 4.5 माइनस 1.5, 0.6 माइनस 0.2। तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 0.4, या फिर हम कह सकते हैं 30/4, या फिर 7.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया है। ठीक है, आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको करना कि आपको ऐसे निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो देखो इनका भी इतना ही आया, 7.5 ही आया। अच्छा, लास्ट क्या पूछे है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट एंड 1 जूल। तो हमने 1 किलोवाट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया था, पहले तो मैं किलोवाट को 1000 वोट ले लेता हूँ और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि कितना है 3600 सेकंड्स, ये हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स आ जाएगा। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर कंडक्टर ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल किससे बना है, रो पे। फिर वो बोलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम एंड रेडियस इज इतना। इफ द रेजिस्टिविटी इतनी है तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो उसने आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है, उसने आपको रो दे दिया, एरिया दे दिया, आर दे दिया, बस आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। आपको वैल्यू पुट करो और लेंथ फाइंड करो। अब क्या है, एक चीज़ देखो, उसने अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, एरिया होता है ये, लेकिन उसने क्या दे रखा है, रेडियस। रेडियस है तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, πr² से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, πr²। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये, इफ़ द कंडक्टर A इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड कंडक्टर C इज़ मेड ऑफ कांस्टेंट 10 दैट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, देन विच ऑफ वन ऑफ द टू विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वायर। अब एक तो प्योर मेटल से बना है, एक अलॉय से बना है, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसका, क्या बोलते हैं, जिस अलॉय का, क्योंकि अलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से बना होता है। तो जब आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी,
Three resistors R1, R2, R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, ammeter, voltmeter and a key. Draw a suitable circuit diagram to show the arrangement of these circuit components along with the direction of current flowing. तो बोल रहे हैं कि 3 रजिस्टर हैं, ये पैरेलल में है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक वोल्टमीटर भी अटैच करना है, एमीटर अटैच करना है, की अटैच करनी है, एक बैटरी अटैच करनी है। तो ये सब करके दिखाओ। तो आपको ये सब बनाना है ऐसे। उसने बोला करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा किसके अपोजिट होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब वो बोल रहा है कि इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक R1 है 5 ओम का, एक R4 है 5 ओम का, और 2 R2 और R3 ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस R2 और R3 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसकी कुछ वैल्यू आएगी, सपोज m वैल्यू आई। अब ये R1, ये m और ये R4 ये क्या है, ये सीरीज़ में है। तो हम अब इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। ये भी सेम चीज़ बोली गई है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से जिसका कुछ रेजिस्टेंस है उसमें से करंट पास करेगा फॉर टाइम t, तो वो कंडक्टर जो है वो हीट करेगा। अब उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करते हैं, H = I²RT। ठीक है, फिर वो बोलता है अब 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड्स। तो V = IR से आप क्या निकाल लो, I निकाल लो। अब हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है, V = क्या हो सकता है, हाँ V = W/Q होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ W = VQ हो सकता है। Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, I × T। I मैंने निकाल लिया था, T मेरे को पता है, और फिर V मैं यहाँ से ले लूँगा। तो मतलब 6 × 10 × जो भी आपका जो करंट आएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। या फिर जैसे हमें पता है कि हीट डिसिपेटेड क्या होता है, I²RT। अब आप क्या करो, I² की मतलब V = IR से I की वैल्यू क्या आ जाती है, V/R, और I² से क्या हो जाएगा, V²/R²। तो I² की जगह V²/R² रखोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब V आपको डायरेक्टली दे रखा है, R आपको डायरेक्टली दे रखा है, T आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो आपको करंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सीधा ही इसमें क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। किसमें, H = I²RT में। अब आपके पास R है, T है, I नहीं है, लेकिन V है, तो आप I को V में कन्वर्ट कर लो। अब इस सर्किट को स्टडी करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँगा, पहले मैं उस ब्लॉक को लूँगा जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो एक ही रजिस्टर है, लेकिन इस पैरेलल वाली में 2 है सीरीज़ में। तो मैं सबसे पहले इनको कंबाइन करूँगा, ये 20 आ जाएगा। अब ये 20 इस 20 के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा, पैरेलल इक्विवेलेंट। सपोज करो वो m आ गया। अब ये 10 m और ये 20 ये क्या है, सीरीज़ में है, तो मैं सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दूंगा। करंट ड्रॉन बताना है, अगर आपको V पता है तो आप करंट ड्रॉन निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 5 ओम के अक्रॉस, 5 ओम रजिस्टर। तो इन्होंने यहाँ पे 5 ओम तो नहीं दिया हुआ है, बट आप एज्यूम कर लो कि 5 कहीं यहाँ पे है। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है 5 के अक्रॉस, तो उससे आप क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। Draw a labeled circuit diagram of the circuit used to show the variation of potential difference across the ends of resistors with current type flowing through it. If you use this circuit, what relation you would find between voltmeter reading V and the ammeter reading I? तो भाई ये तो ओम्स लॉ वाला है कि आपने सारा सर्किट बनाया और जैसे जैसे आप V को चेंज करेंगे तो आपका I भी चेंज होगा, और ये किसका लॉ है, ओम्स लॉ। फिर वो बोलता है A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. ठीक है जी, find the resistance of another wire of same length of material having length L/2 and area of cross section 2A. मतलब आपको दे रखा है कि एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, L/A,
एक दूसरी वायर का रेजिस्टेंस बताना है जिसका मटेरियल तो सेम है लेकिन लेंथ L/2 है और एरिया ऑफ करेक्शन 2A है। तो आप R डैश को R की फॉर्म में लिख पाओगे जब आप रिलेट कर दोगे। तो ये आप खुद देखेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। इसमें फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ, भाई ये हमें पता है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2R थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। अब हीट जनरेटेड क्या होता है, I² RT। I² क्या होता है, Q/T का स्क्वेयर इंटू RT। अब हाँ ठीक है, तो अब एक बार देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, H जो है वो मेरा I² RT है। I हम निकाल सकते हैं यहाँ से, R हमें नहीं पता, तो R को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, V और I में। तो मुझे पता है V = IR होता है, तो R को मैं क्या लिख दूँगा, V/I। यहाँ से क्या आ गया, I² इंटू V/I इंटू T। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, I/V/T। I को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/T इंटू V इंटू T, और T से T गया तो आंसर क्या आ जाएगा, Q इंटू V। V दे रखा है, Q दे रखा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको इस तरीके से चीज़ें चलनी पड़ेगी। मैं कहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ तो हर जगह वैलिड है, वो चाहे फिर आप उसको पावर में डाल के चेंज कर लो, I² RT में I को V में कन्वर्ट कर लो, R को V में कन्वर्ट कर लो, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। अब in the experiment to study the dependence of current on potential difference V across a resistor R, a student obtained a graph as shown। तो स्टूडेंट को ये ग्राफ मिला। What does the graph depict about the dependence of current on the potential difference? तो क्या बोलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। Find the current that flows through the resistance when the potential difference across it is 2.5। अब वो बोला है कि करंट बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 था। अब मैं V पे जाता हूँ, V पे 2.5 समवेयर यहाँ पे बनेगा, तो मैं इसको ऐसे ऊपर लेके गया, यहाँ पे अटैच हुआ। अब यहाँ से फिर मैं इसको इधर लेके गया, तो मेरे को समझ में आया कि ये कितना है, 0.25। तो ऐसे फाइंड करते हैं। अब बात आती है कि लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीरीज़, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन सर्किट। भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले क्या देखना है आपको, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 3 और 3 ओम ये क्या है सीरीज़ में, 4 और 4 ओम ये क्या है सीरीज़ में। तो ये कुछ ऐसे नहीं बन सकता। ये B पॉइंट है, B पॉइंट में 6 और 4 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम। ठीक है जी, 15 ओम तो ऐसे का ऐसा है ही, और 3 ओम और 3 ओम का ऐड करेंगे क्योंकि सीरीज़ में, तो ये बना। तो ये किस तरह का वो बन गया, पैरेलल। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/R। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हमने ऑलरेडी डेरिवेशंस में कर रखा है कि आप पैरेलल के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हो, कि 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो वही आपको डेरिवेशन यहाँ पे पूरी लिखनी है। फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 20 किलोग्राम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना, तो बेसिकली आपको क्या वो बोला कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो आप सिर्फ 1/20 + 1/20 ऐसे ही करोगे, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप लिख दोगे। ठीक है, इन अ गिवन एमीटर a student saw that needle indicates 12 division in ammeter while performing an experiment to verify Ohm's law. If ammeter has 10 divisions between 0 to 0.5, then what is the ammeter reading corresponding to 12th division? अब वो बोला कि एक एमीटर में 10 डिवीजन है 0 से लेके 0.5 तक, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 0.5/10, और
12 डिवीजन की रीडिंग आई है तो इंटू 12 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 0.6 एमीटर। और फिर से एक कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला खेल है, देख लेते हैं एक बार। इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 10, 20 एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली विच हैज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो ये क्या है 12 वोल्ट की बैटरी है। अब करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसका सिंपल साधारण सा कनेक्शन ये है कि ये 12 वोल्ट है तो ये इस पूरे उस सर्किट में भी 12 वोल्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है तो हर किसी के अराउंड क्या होगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट होगा। अब आपको R1 पता है, आपको 12 वोल्ट पता है तो आप करंट निकाल सकते हो थ्रू ईच रजिस्टर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इनका इक्विवेलेंट कर लो क्योंकि ये पैरेलल में है। टोटल करंट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट करो, V हमारे पास 12 वोल्ट है ही तो V = IR से आप करंट निकाल सकते हो। How will you infer with the help of experiment that same current flows through every part of the circuit containing 3 resistance in series connected to a battery? वो बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है और आपको पता करना है कि इन सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या करोगे? Consider the given circuit in which series combinations of 3 resistors of resistances R1, R2, R3 are shown to be connected to a battery of V volts. An ammeter is also shown to be connected in the circuit. It can be inferred that the current remains same in circuit by placing the ammeter at different points in the same circuit. मतलब पहले आप एमीटर को यहाँ पे रखो, फिर एमीटर को यहाँ पे रखो, फिर एमीटर को यहाँ पे रखो, फिर एमीटर को यहाँ पे रखो, रीडिंग लो, तो आप क्या पता करोगे कि हर जगह सेम ही आपकी करंट की रीडिंग्स आएंगी। ठीक है, फिर ये वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कुछ आपको पोटेंशियल करंट वगैरह निकालना है, ये भी आप खुद करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट निकालने वाला ही है। अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट भी अच्छे से सीखते हैं। वो बोलता है कि स्टेट वेदर द करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ऑल द बल्ब्स विल बी सेम और डिफरेंट व्हेन इन अ सर्किट 3 बल्ब्स, मतलब हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशंस है और हमें बताना है कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो बोलता है कि जब ये 3 बल्ब्स सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज़, कि मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 बल्ब्स हैं सेम वोल्टेज की, इनको मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो अब क्या होगा, सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इनमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होगा और करंट भी सेम ही होगा क्योंकि सीरीज़ में लगे हैं। तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर सेम। क्या होता है कि अगर आप किसी को 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो और 3 रेजिस्टेंसेस क्या है सेम नेचर के हैं, तो ये 12 वोल्ट 4-4 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में, अगर सेम वोल्टेज है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। करंट तो सेम रहता ही है सीरीज़ में। ठीक है, दूसरा, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब सेम वोल्टेज कनेक्ट होगी पैरेलल में तब भी आपका क्या होगा, करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और पोटेंशियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है और ये तीनों सेम वोल्टेज की है, मतलब इनका सेम मटेरियल है, सेम इनकी पावर रेटिंग है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं 3I करंट आया, तो क्योंकि सब कुछ सेम है इनमें आपस में, तो सब में इक्वली करंट डिवाइड होगा, मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम है, इनका मटेरियल सेम है, तो जब सब कुछ सेम है तो इनमें आपस में आई डिवाइड होगा, मतलब इन तीनों बल्ब्स का क्या है, करंट सेम है। और क्योंकि ये पैरेलल में है तो ऑब्वियसली इनकी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी, सेम होगी। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर सेम, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है जी, ये एक चीज़ होगी। फिर वो बोलता है डिफरेंट वोल्टेजेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जो आपने 3 बल्ब लिए इनकी सबकी वोल्टेज अलग अलग है। जब वोल्टेज अलग अलग है, करंट तो सेम रहेगा क्योंकि ये सीरीज़ में लगा है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग ड्रॉप होगा क्योंकि अब पावर रेटिंग अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट वोल्टेजेस जब कनेक्ट होंगे सीरीज़ में तो करंट तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो चेंज हो जाएगा। डिफरेंट वोल्टेजेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि अलग अलग वोल्टेज है और उनको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल में लगाया है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा,
अब रेजिस्टेंस कितना भी हो, पावर रेटिंग कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा उनमें अनइक्वली, क्योंकि किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। क्यों? क्योंकि पावर रेटिंग सबकी अलग अलग है। तो ये एक क्वेश्चन था। Two identical resistors of 24 ohm each are connected to a battery of 6 volt. Calculate the ratio of power consumed by the resulting combination with minimum resistance and maximum resistance. तो ये बोल रहा है कि मतलब आपके पास 2 ओम है, तो आपसे उसको क्या बताना है, पावर बतानी है कि पावर कितनी होगी। केस क्या है, एक तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब आप उन दोनों को पैरेलल में लगा दोगे, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब आप उनको किस में लगा दोगे, सीरीज़ में लगा दोगे। तो ये आपको 2 कॉम्बिनेशन करके दिखाने हैं उनको, ठीक है। फिर ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 2 वोल्ट्स, a 6 ohm resistance, 12 ohm resistance and 80 ohm resistance and plug all key connected in series। अब ये सब आपको बनाना है, बना लिया। फिर इलेक्ट्रिक करंट बताना है, बता देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 18 ओम के पास, बता देंगे। क्योंकि करंट निकल गया तो करंट को मैं क्या करूँगा, इससे 18 ओम से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 18 ओम। अब मुझे पता है, मुझे करंट पता लग जाएगा, मुझे इसका ये पता है। तो ये पावर क्या होती है, पावर होती है I²R। तो I मुझे पता है, R मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे क्या बता दूँगा, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम भी बता दूँगा। देखो जैसे ये है, although electric kettle and electric toaster were used simultaneously in the kitchen to prepare breakfast for the family, yet the two devices could work efficiently due to fuse in the electric circuit. What is a fuse? तो फ्यूज़ क्या होता है? तो बेसिकली अ फ्यूज़ इज अ सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पीछे से करंट ज़्यादा आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फ्यूज़ तब काम आता है। तो फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज़ यूज्ड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू प्रिवेंट डैमेजेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। मटीरियल यूज क्या होता है, अलॉय। जो फ्यूज़ वायर है वो किससे बनती है, अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। अ फ्यूज़ इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा क्या बताना है, रेटिंग्स क्या होती है, मतलब किस रेट में मिलता है। तो ये मिलता है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर की कितनी रेटिंग का, कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ फ्यूज़ क्या है, फंक्शन ऑफ फ्यूज़ यही है कि इट प्रिवेंट्स द हाउसिंग सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पीछे से ज़्यादा करंट आता है तो इसकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो उसको आपको लिखना कैसे है, वो यहाँ पे दिया गया है। अ डिवाइस यूजेज 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू बी यूज। रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ का मतलब है कि वो कितने एम्पेयर का है, ठीक है। आपको पावर दे दी गई, आपको वोल्टेज दे दी गई, और मुझे पता है P = VI होता है, तो यहाँ से मैं I निकाल सकता हूँ। जो भी मेरे I की वैल्यू आ गई वही क्या होगी, रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ टू बी यूज्ड। क्योंकि जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो एम्पेयर में होती है, 1 2 3 5 10 ऐसे, ठीक है। डिफाइन पावर और उसकी SI यूनिट। एक टॉर्च बल्ब है जिस पे 5 वोल्ट लिखा है और 500 मिली एम्पेयर लिखा है, तो उसकी पावर बतानी है, रेजिस्टेंस बतानी है, सब हो जाएगा। एनर्जी कितनी कंज्यूम की, अरे भाई एक बार हमने क्या है पावर निकाल ली, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, पावर को अगर हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 2 × 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगी। अब देखो वोल्ट और एम्पेयर है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिली को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से देखना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है आपका जो 31 है। फिर वही इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करो, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, सब वही है। तो ये सारा जो था, ये था आपका क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपने देखे एक ही क्वेश्चन, वो ओम्स लॉ पे, रेजिस्टेंस पे, और वोल्ट मीटर कैसे, एम मीटर कैसे काम करता है, तो सब उसी पे ही पीछे लगे हुए हैं। और आपके जो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ज़्यादा, है ना, पावर रेटिंग वाले न्यूमेरिकल्स आ रहे ज़्यादा। आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स ऐसे मिक्स करके दिए जा रहे हैं कि आपको एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में यूज़ करना है, दिस एंड दैट। तो आपने देखा कि यार ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, वो आप इस PDF से पढ़ोगे।
तो जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके हर डाउट को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।